एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर झूठा केस था। उसने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं सिस्टम से हार गया। सोचो, एक इनोसेंट आदमी ने मौत को न्याय से बेहतर समझा। क्या यही इंडिया का इंसाफ है? एक माँ रोज़ कोर्ट जाती है सिर्फ इस उम्मीद में कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। साल बीत जाते हैं, जज बदले, लॉयर बदले, पर न्याय नहीं बदला। आखिर एक दिन उस माँ ने कोर्ट रूम के बाहर अपने आंसुओं में डूबकर सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा तो सच था, सिस्टम झूठा था। इंडिया में एक इंसान को क्रिमिनल बनने में सिर्फ एक झूठा कॉम्प्लेंट लगता है। ना सिस्टम उसकी सुनता है, ना सोसाइटी माफ़ करती है। उसका कैरियर, इज्जत, मेंटल हेल्थ सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। और सबसे बुरा, जब सच सामने आता है तब तक तो बहुत देर हो चुका होता है। जेसिका लाल के केस में मीडिया चिल्लाया तो जस्टिस मिला। अतुल सुभाष के लिए कोई कैंडल मार्च नहीं था, इसलिए वो सिर्फ एक नंबर बन गया सिस्टम के रिकॉर्ड में, जो देखने में अच्छा लगता है। पर एक बात याद रखना, जब सिस्टम फेल होता है ना, तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा देश गिल्टी होता है। अगर आपका सरनेम खान, कपूर या शर्मा है तब तो बेल मिल जाएगी, पर अगर आप राजेश है, एक कॉमन मैन, तो फिर आपको सबूत देने के बावजूद भी सस्पेक्ट ही घोषित कर दिया जाएगा। क्या कानून नाम पे न्याय करता है या सिर्फ नामदारों के लिए ही बना है? आप घर बैठे सोच रहे होंगे ये तो किसी और की कहानी है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कल को अगर एक झूठा एफआईआर, एक करप्ट ऑफिसर और एक बायास्ड जज मिले तो आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप तो कोई सेलिब्रिटी हो नहीं, तो आपके फेवर में ना कोई मीडिया चिल्लाएगा, ना कोई सिस्टम सुनेगा। सोच के देखो, अगर कल को आपके घर के बाहर पुलिस आए, बिना प्रूफ के आपको अरेस्ट करे। बिना प्रूफ के मेरे को मत अरेस्ट करो, मैंने कुछ नहीं किया। ना कोई सुनवाई, ना कोई सवाल, सिर्फ एक झूठा रिपोर्ट और ज़िंदगी बर्बाद। तब आप सिर्फ चिल्लाओगे, पर सिस्टम तो सिर्फ तारीख देगा। तो आज चुप मत रहो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इंडियन के दिल को छूता है, हमारा जुडिशरी सिस्टम। यह सिस्टम जो जस्टिस देने के लिए बना था, कभी कभी इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। करप्शन, डिलेजन, पावर का मिसयूज से लेकर छोटे छोटे लोगों के सपनों का दुश्मन बन जाता है ये सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे 9 बड़े इश्यूज़ रियल लाइफ स्टोरीज़ के साथ, जो दिखाएंगे कैसे जुडिशरी ने मासूम लोगों को सफ़र करवाया। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं जुडिशरी का बायसनेस। देखो, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जब बात गवर्नमेंट और जुडिशरी की आती है तो यूनिक टैलेंट वाले लोग अक्सर नेग्लेक्ट हो जाते हैं। इनोवेटर्स, आर्टिस्ट या साइंटिस्ट जो कुछ नया करना चाहते थे, उनको लीगल बैटल्स में उलझा दिया जाता है और उनका पैशन और पैसा दोनों ड्रेन हो जाता है। इंडियन ओरिजिन जीनियस यूएस में पढ़ा और वही सेटल हुआ। जब उनको वर्ल्ड्स हाईएस्ट मैथ अवार्ड मिला, इंडिया को तब याद आया कि ये तो इंडिया से है। इंडिया में अगर वही रहते तो शायद कभी प्रोफेसर भी नहीं बन पाते। आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट वालों ने लो कॉस्ट में साइंस टॉयज बनाया, जो कि इंडिया के गरीब स्कूल्स में साइंस समझने का बेस्ट तरीका हो सकता था। उनका काम फॉरेन एनजीओज को बहुत पसंद आया, पर इंडिया में डिकेड्स तक इग्नोर किया गया। एक गरीब स्टूडेंट ने बाइक के इंजन से वॉशिंग मशीन बना दिया, बिना किसी टेक्निकल डिग्री के। वायरल भी हुआ, पर ना कोई स्टार्टअप ग्रांट मिला, ना लैब एक्सेस। इंडिया में जन्मा, आईआईटी में पढ़ा, लेकिन इंडिया उसका टैलेंट नहीं समझ पाया। यूएस में गया, वहाँ अपनी साइंटिफिक थिंकिंग से 5 आवर एनर्जी बनाया, $multi-billion कंपनी। अगर इंडिया इस टैलेंट को नर्चर करती तो वो यहाँ का इनोवेशन होता। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, जो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उसका हर एक पॉइंट डॉक्यूमेंटेड है, सबूत के साथ। फिलहाल आप बस वीडियो के साथ जुड़े रहे, क्योंकि कड़वा सच सबके सामने आने वाला है, बिना फिल्टर के। दोस्तों, जुडिशरी तभी स्ट्रिक्ट होता है जब मीडिया या पब्लिक चिल्लाता है, वरना पावरफुल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में सिस्टम का दम निकल जाता है। पुलिस या कोर्ट का काम होता है एविडेंस के बेसिस पे काम करना। जब पब्लिक या फिर मीडिया का प्रेशर नहीं होता तो वो केसेस को नॉर्मल रूटीन में लेते हैं। डिलेज और डिनाइल्स होते हैं। पावरफुल लोगों की इन्फ्लुएंस के सामने सिस्टम दब जाता है। अगर पब्लिक या मीडिया ना हो तो वीआईपीज को फेवर मिलता है और कॉमन मैन को जस्टिस भी नहीं मिलता। मनु शर्मा ने जेसिका लाल को गोली मारी, लेकिन पहले कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एविडेंस नहीं था। जब मीडिया और पब्लिक ने हंगामा किया तब केस रीओपन हुआ और 2006 में कॉन्विक्शन हुई। अगर मीडिया नहीं होता तो जस्टिस मिलता क्या? दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जेसिका लाल एक सेलिब्रिटी मॉडल थी जो बार काउंटर पे काम कर रही थी। मनु शर्मा जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा था, उसने गोली मारी सिर्फ इसलिए क्योंकि जेसिका ने उसे ड्रिंक देने से मना कर दिया था। और 21 लोगों ने कहा था उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जैसे ही कोर्ट में गवाही देने का टाइम आया, वो 21 के 21 लोग या तो चुप हो गए या फिर कहने लगे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं। लेकिन मीडिया ने पब्लिक कैंपेन चलाया, नो वन किल्ड जेसिका। लोग
लोग सड़कों पर आए, न्यूज़ चैनल ने एक्सपोज किया कैसे सिस्टम फेल हो गया। प्रेशर के बाद हाई कोर्ट ने केस रीओपन किया और मानू शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। अगर मीडिया और पब्लिक आउटरीच नहीं होता तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी लैक ऑफ एविडेंस में गायब हो जाता। निर्भया केस 2012, इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तब बने जब पूरे देश ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हज़ारों ऐसे केसेस जो मीडिया में नहीं आते वो ईयर्स तक पेंडिंग रहते हैं। वरना ऐसे रेप केसेस तो हज़ारों होते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हुआ 25 जून को कोलकाता लॉ कॉलेज में। गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिखाया, एक्शन नहीं लिया। जब पब्लिक चिल्लाया तभी सब कुछ मूव हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस, पहले मुंबई पुलिस ने कहा सुसाइड है और केस को सिंपल क्लोज की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जब पब्लिक आउटरीच और टीवी मीडिया ने प्रेशर बनाया तब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। ईडी और एनसीबी भी इन्वॉल्व हुआ। पब्लिक और मीडिया प्रेशर नहीं होता तो क्या इतना डीप इन्वेस्टिगेशन होता? Report on the Sushant Singh Rajput case. 5 years on, CBI has ended the Sushant Singh Rajput death mystery. There's no proof of foul play in the Sushant Singh Rajput death. हाँ, वुमेन प्रोटेक्शन ज़रूरी है, पर इस देश में जो मेन के ऊपर वायलेंस हो रहा है, मेन का प्रोटेक्शन का क्या? बात करूं अपनी, मेरे पास भी मेरी खुद घरवाली ने 5 केस कर रखे हैं और वो दूसरे के साथ में इंडल्ज है। हालांकि उससे बच्चा भी है, लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिल रही। अब ये देखिए, तो ये तो यानी कि वो दूसरे की एक तरीके से पत्नी हो गई, दूसरे का बच्चा हो गया और मेंटेनेंस में दे रहा हूँ। तो मेरे ऊपर तो प्रताड़ना है ना। मेरी माँ बीमार हो गई, मेंटल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पिछले साल इन्हीं केसों के चलते मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो हमारे लिए तो यानी पुरुषों के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पर उसका मिसयूज भी तो हो रहा है। इंडिया में जेंडर स्पेसिफिक लॉज ऐसे हैं जो सिर्फ औरतों के ही फेवर में लिखे गए हैं, बिना यह सोचे कि मिसयूज भी हो सकता है। 498A रेप एलिगेशन जैसे लॉज का मिसयूज करना कॉमन हो गया है। इनोसेंट लड़कों की जिंदगी भी बर्बाद हो जा रहा है। मेरी शादी 2017 में 29 नवंबर को हुई थी। 1 महीने रहने के बाद उसके बाद उस लड़की का फेरा हुआ। हमारे घर वाले रंगे हाथ पकड़ लिया। आप लोगों ने उस लड़के के साथ अपनी वाइफ को घर पे पकड़ा था रोहतक सिस्टर्स का केस तो आपको याद ही होगा, जहां सीसीटीवी ने प्रूव दिया कि लड़के इनोसेंट थे, फिर भी उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई। सेक्शन 498 है डाउडी लॉ। औरत कंप्लेंट करे तो सीधा अरेस्ट, बिना प्रूफ, बिना इन्वेस्टिगेशन के। ऑफिसर से जानकारी मांगी कि भाई आपको क्या प्रूफ है आपके पास कि जो आपने मेरे को इस केस में दिखा दिया कि हाँ मैंने प्रताड़ित किया है, और जवाब में आता है कि द केस इज अंडर गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई वी कांट शेयर विद यू डिटेल्स। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सिर्फ फीमेल कंप्लेंट्स के लिए, मेन के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। डाइवोर्स और मेंटेनेंस लॉ, सिर्फ हस्बैंड को पैसे देना पड़ता है चाहे वो खुद जॉबलेस हो। सवाल ये है, क्या हर औरत सच बोलता है? क्या हर आदमी गलत होता है? अतुल सुभाष महाराष्ट्र के एक यंग आदमी, एक एम्बिशियस हार्डवर्किंग इंजीनियर, पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट करने की धमकी दी। मीडिया ने उसको दहेज लुटेरा कह दिया। फैमिली का नाम खराब, कैरियर डिस्ट्रॉय, मेंटल ट्रॉमा, और एक दिन अतुल ने सुसाइड कर लिया। अपने लास्ट नोट में लिखा, मैं तो सिर्फ इस सिस्टम से हार गया, मैं सिर्फ अपना साथ साबित नहीं कर पाया। कौन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जब रिश्ते में बदला और गुस्सा घुस जाए तो सिर्फ रिश्ता नहीं, जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। इंडिया में एक ऐसा लॉ बना गया 1983 में, सेक्शन 498A ऑफ IPC, जिसका मकसद था शादी के बाद अगर औरत के साथ डाउरी के लिए टॉर्चर होता है तो वो इंसाफ के लिए आवाज उठा सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, सेक्शन 498A ऑफ बिकमिंग ए टूल ऑफ लीगल टेररिज्म। इसका मतलब क्या है? लॉ जो प्रोटेक्ट करने के लिए बना था अब वेपन बन गया है बदले के लिए, औरतों के फेवर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लीगल टेररिज्म क्या होता है। जब कोई औरत अपना पर्सनल गुस्सा, ईगो या बदले के लिए झूठा FIR लिखवा देता है, मेरे पति ने दहेज मांगा, मुझे मारपीट की, मुझे टॉर्चर किया, तो पुलिस सीधा अरेस्ट करती है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। लॉज गलत थोड़ी होंगे, और लड़की तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्या पहले दोनों साइड की सुनवाई होती है? नहीं, ये लॉ नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर आता है। इसका मतलब है बेल लेना मुश्किल और अरेस्ट तुरंत। अगर लड़का बोले कि उसकी वाइफ उसे टॉर्चर करती है बोथ फिजिकली एंड मेंटली, तो सब हंसते हैं। लड़के होके बीवी से पिटता है, सब बोलने लगते हैं। लड़की तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और इसका रिजल्ट आप हर दिन न्यूज चैनल, इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे। मर्द जात करे तो करे क्या? हमारे लिए तो यानी पुरुषों के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हर साल हजारों आदमियों को फॉल्स डाउरी केसेस में फंसा दिया जाता है, अरेस्ट हो जाता है, जॉब चली जाती है, फैमिली डिप्रेस हो जाता है, और एंड में पता चलता है केस फेक था। पर तब तक जिंदगी का टाइम, इज्जत और मेंटल पीस सब जा चुका होता है। अब आपको 103 वर्ष के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसे 43 साल तक पहले जेल में रखा गया, और 43 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया जब उसकी उम्र 103 वर्ष हो चुकी है।
अक्सर डाइवोर्स के टाइम पे औरतें लैक्स का मेंटेनेंस मांगती है, चाहे वो सेल्फ डिपेंडेंट क्यों ना हो। कोर्ट भी मोस्टली उनके ही फेवर में डिसीजन देता है। तो महिला आयोग का मतलब कहना था कि हम सिर्फ कितनी भी गलत रहे तो हम लड़की का सुनेंगे, वो हमारी सुन। ये उन्होंने बोला, ये उनकी ये स्टेटमेंट, उन्होंने बोला था, ये कितनी भी गलत हो हमेशा लड़की का साथ देंगे। लड़की। बिकॉज सिस्टम एज्यूम करता है औरत ही विक्टिम है, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। कई केसेस में औरत जॉब करती है लेकिन फिर भी एक्स हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ता है। कई बार तो एलिमोनी इतना ज़्यादा होता है कि आदमी लाइफ भर लोन में चला जाता है। ये सब जजेस पुलिस सिस्टम को पता है, पर डिसीजन हमेशा औरत के ही फेवर में होता है। इज दिस जस्टिस और फिनेंशियल पनिशमेंट विदाउट ए फेयर ट्रायल। इंडिया में सिर्फ औरत को ही नहीं, मर्द को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हमें ऐसे लॉस चाहिए जो ट्रूथ के साइड में हो, जेंडर के साइड में नहीं, वरना जुडिशरी सिर्फ एक जेंडर का हथियार बन के रह जाएगा, न्याय का नहीं बदले का। अगर आप भी चाहते हो कि मर्दों के लिए भी लॉज हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर ऑल जेंडर। आज का सिस्टम सिर्फ कानून के रूल पे नहीं, स्टेटस के रूल पे काम करता है। अगर आम आदमी थोड़ा बहुत गलती करे सीधा जेल में भेजो, और अगर आमिर का बेटा किसी की जान भी ले ले तो मीडिया आउटरीच के बिना तो अरेस्ट भी नहीं होता। चलिए दो हाई प्रोफाइल रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। 2024 में पुणे के एक बॉस एरिया में एक 17 साल का अमीर लड़का पोर्श कार से हाई स्पीड में चला रहा था, फुल्ली ड्रंक 200 किलोमीटर पर आवर तक। और रिजल्ट, 2 टेक एम्प्लॉयज़, एक लड़का और एक लड़की साइड पे ही मर गए। उनका क्राइम क्या था? रोड क्रॉस करना। और ये क्या बोला पुलिस ने? बच्चा है, रिफॉर्म होम भेजो। उसने तो लॉ ही नहीं पढ़ा। ब्लड टेस्ट जो तुरंत होना चाहिए, डिले कर दिया गया। बच्चे के फादर ने पॉलिटिकल, लीगल और पुलिस लेवल पे प्रेशर बनाया ताकि सब कुछ स्मूथ हो जाए। सीसीटीवी फुटेज मिसिंग, अल्कोहल रिपोर्ट सप्रेस और एफआईआर भी वीक थी। मीडिया ने जब इसको नेशनल आउटरीच बनाया तब जज ने बोला ये माइनर नहीं मॉन्स्टर है। तब जाकर एडल्ट ट्रायल, बेल कैंसिल और कस्टडी हुआ। सोचो अगर मीडिया नहीं चिल्लाता तो क्या 2 लोगों की जान लेकर भी वो पॉर्श लड़का जेल जाता? ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि इंडिया में जस्टिस कितना बिकाऊ हो सकता है। 1999 में दिल्ली के रोड्स पे एक BMW कार 100+ स्पीड से चल रही थी और 6 लोगों को कुचल दिया। एक आदमी की मौत हो गई, वो सिर्फ फुटपाथ पे सो रहा था। ड्राइवर कौन था? संजय नंदा का बेटा सिद्धार्थ नंदा। अमीर बिजनेस फैमिली, हाई कनेक्शंस, प्राइवेट लॉयर्स। पुलिस ने पहले अरेस्ट किया लेकिन एविडेंस मिसिंग हो गया, विटनेसेस को दबा दिया गया। कोर्ट में बोला गया प्रूफ नहीं है कि सिद्धार्थ ही चला रहा था, और आखिर में केस वीक हो गया। कॉन्विक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया गया। एक आम आदमी होता तो 10 साल के लिए जेल जाता, लेकिन जब पैसा बोलता है तो कानून चुप हो जाता है। दोनों ही केसेस में ज़मीन पर आम आदमी की ही लाश थी और ऊपर से सिस्टम बोल रहा था देखेंगे, माइनर था, एक्सीडेंट था, भूल हो गया। सिस्टम का रिस्पॉन्स क्राइम पे नहीं सरनेम पे होता है। जिसका बाप अमीर उसका बेटा प्रोटेक्टेड, जिसका बाप गरीब उसका बेटा पनिश्ड। मैं इससे ये नहीं बोल रहा कि गरीब को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सज़ा दोनों को बराबर मिलना चाहिए। न्याय की देवी अंधी होती है लेकिन पैसा उसके आंखों में चश्मा पहना देता है। अमीर का बेटा गाड़ी चला के किसी को भी कुचल दे, उसके लिए रिहाब। गरीब कुछ बोल दे तो उसके लिए जेल। क्या ये जस्टिस है या हाई क्लास प्रिविलेज? लॉ तो सिर्फ आम आदमी के लिए ही होता है, लेकिन मंत्री लोग उसी लॉ के ऊपर खुद भगवान बन जाते हैं। जिस कंट्री में एक छोटा वेंडर रोड पे दुकान लगाए तो उसका चालान काटेगा, लेकिन एक मंत्री करोड़ों का स्कैम करे तो बेल मिल जाती है। उस देश में न्याय का मतलब बदल गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में। एक नाम जो बिहार पॉलिटिक्स में किंग था पर स्कैमों का भी किंग बन गया। 1990s में फॉडर स्कैम का नाम सुनने को मिला, जहां 950 करोड़ों का फ्रॉड हुआ। ये पैसा जानवरों के चारे के लिए था, लेकिन चारे के नाम पे पॉलिटिशियंस ने अपनी जेब गर्म कर ली। लालू का नाम स्कैम में डायरेक्टली आया। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, कोर्ट ने कॉन्विक्ट भी किया, लेकिन क्या हुआ? कॉन्विक्शन के बावजूद लालू ने बेल ले ली, फिर अपील डाली, फिर उसी अपील की हियरिंग डिले होती गई और हर बार लालू के लॉयर्स ने नए नए रीजंस देते गए। तबीयत खराब है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, जज अनअवेलेबल है, पेपर वर्क पेंडिंग है। आपको पता है एक आम आदमी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करे तो कोर्ट 3 महीने तक सुनता तक नहीं। लेकिन यहाँ तो हर स्टेज पे जुडिशियल सिस्टम ने अपना प्रेशर लूज कर दिया। और सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब मीडिया उसको सिंपैथी बना देता है। जनता भूल जाती है कि जिस आदमी ने बिहार की गरीबी का मजाक बनाया उसके लिए कोर्ट और सिस्टम इतना सॉफ्ट कैसे हो गया। अगर लालू जैसे लोग 20-25 साल तक केस डिले करवा सकते हैं तो आपको क्या लगता है जस्टिस सच में सबके लिए इक्वल है?
एक और शॉकिंग केस महाराष्ट्र से आता है, जहां एक छोटा किसान विश्राम पाटिल अपनी जमीन पे खेती करता था और उसकी जमीन पे नजर थी एक लोकल एमएलए की। अब आप सोचिए, एक गरीब किसान और एक मंत्री दोनों का इनकाउंटर कैसे होगा। उस एमएलए ने पहले जमीन का इलीगल ट्रांसफर करवा दिया और जब किसान कोर्ट गया तो केस सुनना तो दूर, एमएलए ने रिवर्स अटैक चालू कर दिया। किसान पे फॉल्स एनक्रोचमेंट केस फाइल कर दिया, उसके परिवार पे इलीगल ऑक्यूपेशन का कॉम्प्लेन डाल दिया, पुलिस को पैसे देकर नाइट में ही जमीन पे जबरदस्ती निकाल दिया। जब मीडिया में न्यूज़ गई तो एमएलए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला किसान गुंडा है, एनक्रोचर है, मेरे वर्कर्स पे अटैक करता है। अब सुनने में ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट लगता है, पर असली कहानी तो अब शुरू होता है। किसान विश्राम पाटिल कोर्ट गया, आरटीआई फाइल किया, प्रूफ कलेक्ट किया और जब उसने कोर्ट में एमएलए के फ्रॉड लैंड डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो 3 साल तक केस की हियरिंग डिले होती रही। जज ट्रांसफर हो गया, नए जज आए, पेपर वर्क मिसिंग हो गया और किसान हर बार नए लॉयर हायर करता था। और एक पॉइंट पे उसने बोला, मुझे नहीं लगता मेरे जैसे आम आदमी को कभी इंसाफ मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं, पावर नहीं, प्रेस नहीं। सोचने वाली बात है, एक मंत्री के एक सिग्नेचर ने जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आप बोलेंगे मीडिया क्यों नहीं बोला? क्योंकि मीडिया भी तो लोकल एमएलए से पैसे लेके केस को डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज का नाम दे देते हैं। ये सब देख के लगता है सिस्टम सच में अंधा है या सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस का शिकार है। आपको लगता होगा कि ये बस 2 केसेस हैं, पर नहीं, हर स्टेट में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पॉलिटिशियन ने पुलिस, कोर्ट और मीडिया तीनों को खरीद लिया। बेल मिलती है बिना हियरिंग के, कोर्ट के ऑर्डर्स इग्नोर किए जाते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ कर लेते हैं केस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स होते हैं। ये सब तब होता है जब एक्यूज्ड कोई इन्फ्लुएंशियल नेता होता है। आम आदमी का क्या होता है? अगर उसने ट्वीट भी किया तो डिफेमेशन केस, अगर प्रोटेस्ट किया तो यूएपीए लगा दिया जाता है, अगर आवाज उठाए तो पुलिस कस्टडी और अगर किसी वीआईपी के खिलाफ कुछ बोला तो डिसअपियर करा दिया जाता है। जहाँ कानून मंत्रियों के लिए फ्लेक्सिबल हो जाए वहाँ न्याय नहीं, वीआईपी प्रिविलेज होता है। आपको लगता होगा जज तो पावरफुल होते हैं, नहीं, जजेस भी एक इनविजिबल प्रेशर में काम करते हैं। कहीं उनका ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं उनका प्रमोशन ना रुक जाए, कहीं उनके खिलाफ कॉम्प्लेन फाइल ना हो जाए, तो जज करे तो करे क्या, वो भी मिडिल पाथ चूज करते हैं। डिले करो, न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करो और एक्यूज्ड का नाम डायरेक्टली मेंशन मत करो। यही रीजन है कि जब कोई पावरफुल पॉलिटिशियन कोर्ट में आता है तो सिस्टम उसके 10 स्टेप पहले ही रुक जाता है। इससे भी बड़ा डेंजर है पब्लिक परसेप्शन का मैनिपुलेशन। मीडिया पे एक नैरेटिव बनाया जाता है, वो लीडर तो जनसेवक है कि उस पे झूठी एफआईआर है, ये सब ऑपोजिशन की साजिश है। मंत्री जी तो गरीबों का मसीहा है, उसको फंसाया जा रहा है और पब्लिक क्या करती है? वोट दे देती है। आप सोचिए, जिस सिस्टम में एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल को लोग वोट दे देते हैं, वो सिस्टम कैसे सुधरेगा? ये सब इतना आसान क्यों है? क्योंकि पुलिस पॉलिटिशियंस के अंडर काम करते हैं, सीबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑब्सेस्ड है, पब्लिक का शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जब तक ये पिलर्स वीक रहेंगे, पावरफुल लोग भगवान बने रहेंगे और आम आदमी सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के ही गुस्सा कर पाएगा, पर कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। इंडिया एक ऐसा देश जिसके पास सब कुछ है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में आता है, सुप्रीम कोर्ट है जो लास्ट रे ऑफ होप माना जाता है और लॉज जो थियोरेटिकली हर एक सिटीजन को सुरक्षा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बुलेट ट्रेन अनाउंस्ड होते हैं, स्मार्ट सिटीज बनने का सपना दिखाया जाता है और यूथ, हम तो दुनिया की यंगेस्ट कंट्रीज में से हैं। फिर भी जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ सिर्फ पेपर पर ही अच्छा है। हर चौक पे बेरोजगार यूथ दिखते हैं, कोर्ट्स में डिकेड से पेंडिंग केसेस है, लॉस का मिसयूज होता है और स्मार्ट सिटीज के नाम सुनते ही लोग हंसते हैं। तो सवाल ये उठता है, इंडिया के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया इतना पीछे क्यों है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम पेपर पे क्यों इतना परफेक्ट दिखता है, पर रियलिटी में कुछ और ही स्टोरी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक मास्टरपीस है। आर्टिकल 21 बोलता है कि हर एक सिटीजन को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा जाएगा ताकि जस्टिस इम्पार्शियल हो। हमारे पास लॉज हैं जो हर क्राइम, हर डिस्प्यूट को कवर करते हैं, फ्रॉम क्रिमिनल लॉ टू सिविल लॉ, फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स टू ह्यूमन राइट्स। पेपर पे तो सब कुछ इतना सॉर्टेड लगता है इंडिया का जुडिशियल सिस्टम दुनिया का बेस्ट है, पर रियलिटी चेक करो एक कॉमन मैन के लिए ये लॉज सिर्फ पेपर पे ही रहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं फैक्ट्स और रियलिटी के ऊपर बात करना पसंद करता हूँ, इमेजिनेशन के ऊपर नहीं। सपोज कोई टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 कहता है कि एक सिविल केस में मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट हो सकता है, पर विधि सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% सिविल केसेस में 3 से ज्यादा एडजस्टमेंट होते हैं। ये क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है। लॉयर्स, जजेस और सिस्टम के लूपहोल्स की वजह से केसेस ड्रैग होते हैं ईयर्स तक। एक और बड़ा इशू है करप्शन। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम पेपर पे कितना भी ट्रांसपेरेंट क्यों ना दिखे, रियलिटी में करप्शन का बहुत बड़ा रोल है। mapsofIndia.com के एक आर्टिकल में कहा गया है कि जुडिशरी में करप्शन एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है और इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मीडिया भी इस पे ओपनली बात नहीं करता क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर है। और ये सिर्फ करप्शन की बात नहीं, कॉलेजियम सिस्टम जो जजेस को अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए है वो भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एक्स पे एक पोस्ट में एक यूजर ने लिखा था कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई रियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इसकी वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका ही नहीं मिलता। पेपर पे तो कॉलेजियम सिस्टम को इंडिपेंडेंट और फेयर दिखाया जाता है, पर रियलिटी में इसकी ट्रांसपेरेंसी में सवाल उठ रहे हैं। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। मथुरा के एक लॉयर डोमनाथ चतुर्वेदी ने 1999 में एक केस फाइल किया था क्योंकि रेलवे टिकटिंग ऑफिसर ने उनसे 25 सेंट ज्यादा चार्ज किए थे। केस जीतने में उन्हें 20 साल लग गए। यह है हमारा सिस्टम, एक 25 सेंट के केस के लिए 20 साल लगता है। पेपर पे तो सब कुछ परफेक्ट है, लॉज हैं, रूल्स हैं, प्रोसीड्योर्स हैं, पर जब बात एग्जीक्यूशन की आती है सिस्टम फेल हो जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम की जो इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा हेडेक है, बैकलॉग ऑफ केसेस। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो हर केस को खींच लेता है और जस्टिस को ईयर्स तक डिले करता है। 2024 तक इंडिया में ऑलमोस्ट 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, 3.5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स में और 65,000 सुप्रीम कोर्ट में। एक एक्स पोस्ट में एक यूज़र लिखते हैं ये बैकलॉग क्लियर करने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर करंट पेज से चले तो बैकलॉग क्लियर करने में 300 साल लग जाएंगे। ये बैकलॉग क्यों है? एक तो केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और जजेस बहुत कम। इंडिया में पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 17 जजेस हैं, जबकि यूएसए में ये नंबर 150 है। दूसरा, प्रोसीड्यूरल डिलेस। हर हियरिंग के बाद एक नया तारीख पे तारीख मिलता है। एक केस स्टडी नीलम कृष्णमूर्ति ने 1997 में अपने 2 बच्चों को एक सिनेमा हॉल फायर में खो दिया। उनका केस 10 साल चला, तब जाके कल्प्रिट्स को पनिशमेंट मिली। ये है हमारा सिस्टम, जस्टिस इतना लेट मिलता है कि वो जस्टिस लगता ही नहीं। और ये बैकलॉग सिर्फ कॉमन मैन को नहीं, बिजनेसेस को भी अफेक्ट करता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक सेटबैक है। एक्स पे एक यूज़र ने लिखा है कि ये बैकलॉग क्राइम और करप्शन को इनेबल करता है क्योंकि क्रिमिनल्स को पता है कि केस ईयर्स तक पेंडिंग रहेगा और तब तक वो फ्री घूम सकते हैं। ये एक साइकिल है, बैकलॉग से डिलेज होते हैं, डिलेज से पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी पे काम होता है और ट्रस्ट काम होने से सिस्टम और वीक होता है। दोस्तों, आप बात करते हैं जजेस की शॉर्टेज की। इंडिया में जजेस की कमी एक बड़ा रीज़न है जुडिशियल सिस्टम का पीछे रहने का। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 35% जुडिशियल पोस्ट वैकेंट है, स्पेशली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 17 जजेस हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये नंबर 100 से 150 होता है। एक बड़ा रीज़न है कॉलेजियम सिस्टम का। जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है जो कि बहुत स्लो है। एक्स पे एक यूज़र ने लिखा है इस सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है और इसकी वजह से टैलेंटेड जजेस को चांस ही नहीं मिलता। दूसरे जजेस की वर्किंग कंडीशन भी पोर हैं। लोअर जुडिशियल ऑफिसर्स को ना तो अच्छी सैलरी मिलती है ना ही प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलता है। फ्रंट लाइन के एक आर्टिकल में कहा गया है कि लोअर जुडिशियल ऑफिसर्स के वर्किंग आवर और उनकी लिविंग कंडीशंस उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट में पहले 40 जजेस चाहिए थे ट्रैफिक केसेस को हैंडल करने के लिए। अब वर्चुअल कोर्ट्स के साथ सिर्फ 2 जजेस काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से काम हो सकता है, पर जजेस की कमी अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जजेस की कमी का असर क्या है? एक तो बैकलॉग बढ़ता है, दूसरा जजेस पे वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि वो हर केसेस को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाते। तीसरा, क्वालिटी ऑफ जस्टिस सफर करता है। जब एक जज के पास एक दिन में 50 से 60 केसेस होते हैं तो वो कैसे हर केस को डीपली एनालाइज करेगा? कोर्ट में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, पर जब बात आती है सेलिब्रिटीज की तो लगता है जैसे कानून उनके लिए कस्टम टेलर्ड हो जाता है। एक रात सलमान खान अपनी व्हाइट एसयूवी लेकर निकले और फुटपाथ पे सो रहे लोगों को कुचल दिया। एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग इंजर्ड हुए। FIR फाइल हुआ, मीडिया में हलचल मची, ट्रायल चालू हुआ, पर 15 साल तक केस चलता रहा। विटनेसेस बदलते रहे, एविडेंस वीक होती गई और आखिर में 2015 में कोर्ट ने कॉन्विक्शन दी 5 साल की जेल। लेकिन विद इन डेज ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉन्विक्शन स्टे कर दिए और सलमान बेल पे बाहर आ गए। सोचने वाली बात यह है, अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो क्या 13 साल तक बेल मिलती रहती? क्या उसका कार का ड्राइवर डिक्लेयर करता है सर तो उस दिन नहीं चला रहे थे? ये सब सेलिब्रिटी प्रिविलेज का ही तो नतीजा है। एक लड़का था मुंबई का, 22 साल का, बहुत बड़ा फैन था एक फेमस एक्टर का। उस एक्टर ने एक फ्लैशी सा बेटिंग ऐप का प्रमोशन कर दिया जिसमें पैसा लगाओ लखपति बनो टाइप का धमाका था। लड़का उस ऐप से बेटिंग करता है, शुरू में थोड़ा जीता, फिर एडिक्शन बन गया, सब कुछ हारता गया। जब पैसा खत्म हो गया तो घर का सामान बेच दिया। जब माँ बाप ने टोक दिया तो लड़का गुस्सा हो गया और एक दिन इलीगल वे से पैसा लेने के चक्कर में अरेस्ट हो गया। और जिस सेलिब्रिटी ने उस बेटिंग ऐप का ऐड किया था उसका क्या?
उसको कोई नहीं पूछ रहा, वो तो अगले ही दिन कोई नया फैशन ब्रांड का शूट कर रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ज़्यादातर अल्कोहल ब्रांड्स, बेटिंग ऐप्स और इवन टोबैको प्रमोट करने के लिए सेलेब्स ही चुने जाते हैं? सिंपल है, उनका फेस वैल्यू, क्योंकि यूथ उनको फॉलो करता है। जब शाहरुख खान या रणबीर किसी बॉटल के साथ स्क्रीन पे डांस करता है तो वो सिर्फ ऐड नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है। अगर रणबीर पीता है तो मैं भी पी सकता हूँ। 2023 के एंड तक इंडिया में 30% से ज्यादा ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को इंडोर्स कर रहे थे सेलिब्रिटीज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग यूथ इन्वॉल्व गैम्बलिंग रिलेटेड क्राइम्स में 18% का इंक्रीज आया है इन लास्ट 4 ईयर्स में। 2022 में 3 लाख से ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं जहां लोगों ने लोन या इलीगल मेथड से बेटिंग के लिए पैसा उठाया। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ब्रोकन इकोसिस्टम का दर्पण है। और सिस्टम तब और ज्यादा फेल होता है जब जुडिशरी भी इन बड़े नामों को सॉफ्ट कॉर्नर कर देता है। एक आम आदमी को बेल लेने के लिए क्या नहीं करना पड़ता, पैसे, डॉक्यूमेंट्स, लॉयर और हर हियरिंग में हाजिरी। लेकिन सेलेब्स के लिए इंस्टेंट बेल, कभी कभी तो एंटीसिपेटरी बेल भी रेडी होती है, जैसे प्री बुक डिनर टेबल। आर्यन खान को मुंबई क्रूज पे ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया। मीडिया फ्रेंजी हुआ, एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, पर विद इन वीक्स ही बेल मिल गई और बाद में केस वीक होने लगा। क्या आपको पता है कि उसी केस में दूसरे जो और यूथ थे अभी तक जुडिशियल कस्टडी में है? तो सवाल ये उठता है, क्या जुडिशरी फेम देख के डिसाइड करता है? अगर हाँ, तो न्याय सिस्टम कॉमन मैन के लिए नहीं, ओनली फॉर इन्फ्लुएंशियल हो गया है। यूथ सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सीख भी रहा है। जब एक्टर्स को क्राइम के बावजूद सपोर्ट मिलता है तो यंग माइंड्स कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, गलती करने से क्या फर्क पड़ता है अगर आखिर में बेल ही मिल जाती है। जब सेलिब्रिटीज बेटिंग या शराब को प्रमोट करते हैं तो यूथ सोचता है ये तो कूल है, ग्लैम है, सेफ है। जब कोर्ट में सेलिब्रिटीज को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है तो लॉ का रिस्पेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि रूल बराबर नहीं लगता। और इसी तरह यूथ बिगड़ता है, कईयों का करियर बर्बाद होता है, कई मेंटल हेल्थ कोलैप्स होते हैं, कईयों का मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है और किसी का तो क्राइम के दुनिया में एंट्री हो जाता है। आम जनता या कॉमन मैन के लिए कोर्ट का मतलब क्या है? तारीख पे तारीख, बिना पैसा, बिना पावर कुछ भी नहीं मिलेगा। मीडिया जैसा आवाज़ हो तभी न्याय मिलेगा। इस कॉन्क्लूशन तक पहुंचने में हमने देखा रिच वर्सेस पोर का न्याय अलग है, जेंडर लॉस का मिसयूज हो रहा है, कोर्ट की भाषा आम आदमी को समझ में नहीं आती, करप्शन हर लेवल पे डीपली रूटेड हो चुका है। यूथ के लिए लॉ सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बन चुका है। यूथ के लिए लॉ सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बन चुका है। तो क्या हम बस हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर ले कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं।